हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। घटना चक्र आधुनिक भारतीय इतिहास हम कर रहे थे। इसके पहले एंशियंट हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री और आपका मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। यह है मॉडर्न हिस्ट्री और लेक्चर 2 है। इसका पहला लेक्चर आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है, जाइए देखिए। और घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी यूपीपीसी आरओ आरओ के एग्जाम के लिए, और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबके पीवाईक्यू होते हैं और क्वेश्चन होते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन होता है, जो कि आपको ये बताता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड होते हैं। अगर आप पेपर दिए होंगे तो आपने ये देखा होगा। और टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आपको ये घटना चक्र करना ही करना चाहिए अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अगर हम आपको हमारे चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम पढ़े थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत आई थी और कैसे डच और फ्रेंच और पुर्तगाली सब भारत आए थे। अब हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। ठीक है। तो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां, जो 1717-1727 तक था, इसने अपनी राजधानी ढाका में मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा। क्या रखा? मुर्शिदाबाद रखा। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की थी। और अलीवर्दी खां, जो 1740 से 56 तक था, ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र मतलब सुराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। जे 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 जेड हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे तथा 40 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बचा। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें एक कमरे में 146 कैदियों को बंद कर दिया गया था सिराजुद्दौला द्वारा, और सब मर गए थे। केवल कौन बचा था? एक दो लोग बचे थे, सब मर गए थे। 23 व्यक्ति बचे थे इसमें, बाकी सब मर गए थे। यह घटना ही ब्लैक होल कहलाती है। और समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरैनी में उसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में जो 1757 में हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर अपनी पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। प्लासी, जो वर्तमान प्लासी का युद्ध मैदान और पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे से हुआ था। कौन सी नदी किनारे स्थित है? कौन सी नदी किनारे स्थित है? भागीरथी। क्लाइव भारत में बंगाल का गवर्नर के पद पर 1757 से 60 तक था और 1765 से 67 तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नाम सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई थी। क्लाइव एक सैनिक के रूप में नेता था और विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक हेवन बर्न जनरल था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में से मीर कासिम, जो था 1760 से 63 में, सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उस पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए कर भी लगाए गए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित होने को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के समय वेंसिस्टार्ट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश
अंग्रेजों के अधिकार में आ चुका था। दिल्ली विजय का मार्ग खुल चुका था। बक्सर का युद्ध अपनी भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो थी वो 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम और अंग्रेजों के संरक्षण में लिया गया था। उसे इलाहाबाद में रखा गया और इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 को संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपनी कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय में बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे अंधा कर दिया गया और शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी जो कि अकबर द्वितीय 1806 से 36 था और बहादुर शाह द्वितीय जिसे 1837 से 57 था, इस इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 में अंग्रेजों अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप उन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। एक के एम पन्नीकर ने कहा है कि 1765 से 1772 तक ईस्ट इंडिया मतलब कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो वह था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जिसको मुर्शिद कुली खां जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट का द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां था। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? तो अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? और था प्लासी का युद्ध। और इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है वो प्लासी का युद्ध माना जाता है। और प्लासी का युद्ध लड़ा गया था का वर्ष कौन सा था? वो 1757 का था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में? तो हुआ था प्लासी के युद्ध में, सिराजुद्दौला क्लाइव द्वारा परास्त हो गया था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वह था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। और निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो वह कहा गया रॉबर्ट क्लाइव को। और प्लासी का युद्ध मैदान कौन से मैदान में हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? तो वह था मीर कासिम। तो मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदा से मुंगेर ले गया था। और सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वह था बक्सर का युद्ध। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 1765 में हुआ था ना। ठीक है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? तो वह थी बक्सर की लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो वह है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वह था शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था मीर मीर जाफर। ठीक है। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो वह था शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 1765 में अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण से ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले, जो शाह आलम को मिले। आगे है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो प्रदान की थी मुगल सम्राट ने। ठीक है। और किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दिए गए? तो वह था लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब? तो वो की थी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो बनाया था मोहम्मद रजा खां को।
ठीक है। अगला है 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के अर्ध मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये दोनों ही आंसर सही है। ROAR 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कहीं कौन सा सही कालक्रम है? तो पहले अंबर की युद्ध हुआ था, फिर प्लासी हुआ था, फिर वांडीवास का, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन बी है, ये है। अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था। मुजफ्फर जंग चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने वेल्लोर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग जो था वो दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसी को दे दिए गए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग को प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्ती के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दिया गया। प्लासी के 1757 में हुआ था, जो अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया और क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उसकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2400 पाउंड की भेंट दी। वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने किए, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। बक्सर का युद्ध बक्सर के 1764 में हुआ था। मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर होगा। तो प्लासी के युद्ध में गवर्नर कौन था? क्लाइव था। और जो बक्सर का युद्ध इसमें कौन था? हेक्टर मुनरो। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तो वह था काउंट लाली। वांडीवास के युद्ध 1760 में किसको हराया गया? तो वो हराया गया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है। अब 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था फ्रांसीसी के खिलाफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जो है बक्सर का युद्ध जो हुआ था मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव का। वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। तो दूसरा सही है। ठीक है। बक्सर का युद्ध जो होता है अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं, मतलब 3 लोग थे। सिराजुद्दौला था, मुगल सम्राट थे, शाह आलम द्वितीय की सेना, मतलब संयुक्त सेना मिल करके अंग्रेजों से लड़ रही थी। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1660 से अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाल का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना शेर सिंह ने नेतृत्व लड़ा, मतलब में नेतृत्व लड़ा गया था युद्ध। यह युद्ध अनिर्णायक था और इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। और खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था, जिसमें निजाम की हार हुई थी। स्पष्ट है, बी युग्म ही सही है। तो निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो वह थे मराठा। ठीक है। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद भी मराठा शक्ति को दबाया जा सका और मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों को मुक्की खानी पड़ी और सालबाई की संधि के प्रथम युद्ध बंद हो गया था। वेलेस्ली ने 1802 में अपनी सहायक संधि के साथ जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना कर दी। अब अगला है लेसन क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, ये भी कर लेते हैं हम। तो रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। कब? 1809 को 25 अप्रैल।
उसने 1818 मुल्तान और 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान सिंह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उस समय सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रणजीत सिंह ने तत्कालीन लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। उन्होंने 1805 में अमृतसर को भी भंगी बिसल छीन लिया और तत्पश्चात पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गए। रणजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। कौन? अफगान शासक अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा प्रदान किया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड्ग सिंह ने सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम की खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संधावलिया और सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 में लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया। यह युद्ध अनिर्णायक था। यह युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 49 तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया। उन्होंने रूस की यात्रा भी की। इनका निधन जो है अक्टूबर 1893 में पेरिस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर देने के बाद ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस को और चार्ल्स डार्विन ग्रेनविल मॉन्सेलो को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उपरांत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। इस युद्ध के दौरान गवर्नर वेरल्स था और युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि पर समाप्त हो गया। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसके बाद कब हुआ? तो ये हुआ उसके लगभग 11 साल बाद। तो 11 साल बाद 1780 से 84 के मध्य दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया और 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण करके कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीपुलूर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो, पोल्लीपुलूर तथा सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। अंततः मैंगलोर की संधि 1784 में हुई। ये संधि कब हुई, ये बहुत डेट इंपॉर्टेंट करता है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई, उनका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी फ्रांस और मैसूर की पैतृका प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर ने टीपू सुल्तान शामिल था। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। इसके कुल सदस्यों का वेल्लोर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज में वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया।
बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधाना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय सॉल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे। इन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल का नवाब नजम खां ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना को जागीर प्रदान की। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की सासिया बनी रही थी। अब क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, कौन सम्मिलित था? श्रीनगर सम्मिलित था। और रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो वह थे सुकर चकिया से। और महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो वह थी लाहौर। और राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो लाहौर में की थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो शाह शुजा से। अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था पंजाब, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि छोटे-मोटे राज्यों को भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानिस्तान के अतिरिक्त झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति को दृढ़ करने का अवसर मिला। 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद शक्तिशाली बरकजई शहजादों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 में स्थापित कर दिया गया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उसे कोहिनूर का हीरा भेंट दिया। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंखों की रोशनी छीन ली? तो ये महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन? तो खड़क सिंह थे। और सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो वह था दलीप सिंह, जो 1843 से 49 तक था। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, ये सत्य है। बाकी नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, बल्कि ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है। और ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था? तो वह एम.एच. इलियट भी नहीं था और रॉबर्ट मोंटगोमरी भी नहीं था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजय हुआ? तो वह हैदर अली विजय हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 1755 से मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो वह हैदर अली ने की थी। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था वो कौन था? तो सर आयर कोट था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किए थे? तो वह टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोल्लीपुलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो वो की थी टीपू सुल्तान के साथ। अगला है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो मारे गए 1799 में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेज गवर्नर वेरल तथा इसके द्वारा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, इसमें कौन सा हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, इसमें थोड़ी ना पराजित हुआ था, तो ये गलत है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं डी वाला जो है वो सही सही सम्मिलित थे, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। ठीक है, और यहाँ पर सबके डेटा दिए गए, तृतीय में क्या हुआ और चतुर्थ में क्या हुआ, पढ़ लीजिएगा आप। अगला है, मिलान करना इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। और मैंगलोर की संधि कब हुई थी? तो 1784 में हुई थी। और साल बाई की संधि हुई थी 1782 में। मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। तो इस तरह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भी पीछे 2019 से क्वेश्चन आया था। बेगम समरू ने एक प्रति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो अली मर्दान खान ने बंगाल में राजों से कृषि पद्धति प्रारंभ की, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण करने के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए हैं। आमिर सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कर। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो ये जो है, रणजीत सिंह ने तोपखानों पर अधिकार बल दिया और लाहौर में, अमृतसर में तोपे, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। तो ये क्वेश्चन है अगला, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, तो ये गलत है। और
तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 में हुई थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय के लिए मीर जाफर के अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, ये सही है। तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत की लड़ाई में अहमद साद अब्दाली सदाशिवराव भाऊ ने नेतृत्व में मराठा सेना को बुरी तरह पराजित किया था। किसको? मराठा सेना को। उसके बाद ठीक है, अब बाकी मैं बताया, गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, वायसराय है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो गवर्नर जनरल वायसराय। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए थे। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद कर दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आगे दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। अपनी प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में दैत्य शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है और राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्ध ट्रायल एरर के नियम में अपनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था जिसमें संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजियम सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य का प्रावधान था। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। कॉर्नवालिस ने के समय में न्यायिक सुधारों तथा फौजदारी सुधारों में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना की समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग के न्यायपूर्ण तथा निरंकुश शासनों के कारण महाभियोग का मुकदमा चलाया गया और 1788 से 95 तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित हैं। कंपनी का भारतीय रियासतों में समानता के लिए संघर्ष 1740 से 65 है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 तक थी। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 57 तक थी। अधीनस्थ संघ की नीति जो थी 1858 से 1935 तक थी। बराबर के संघ की नीति जो थी 1935 से 1947 तक थी। दीवान और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों द्वारा रखी गई व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई और 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश की भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके बाद इसे फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों के फौजदारी न्याय करने की भी अधिकार दे दिए गए। 1790 से 92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु, 1 बिहार हेतु के लिए प्रयुक्त किया गया। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती की सहायता से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप दे दिया तथा कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया और कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई। उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां रह गई। दीवानी न्यायालय कार्य के लिए अधिकारी ये भी अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1784 से 1793 ईस्वी में 30 जुलाई से 1805 से 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, उसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 की सहायक की संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद का था, जो 1798 में ईस्वी में था। बसीन की संधि 1802 में पेशवा बाजीराव की द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव सेकंड था। और अगला क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली जो 1798 से भारतीय राज्यों में अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। सहायक संधि कौन लाया था? ये लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। और उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। ये सहायक संधि पहले तो वही लाया था, कौन? डुप्ले लाया था, ठीक है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन से थे?
तो वह थे हैदराबाद 1798 पहले था, फिर मैसूर था, फिर तंजौर 1799, फिर अवध 1801। ये डेट याद कर लीजिए, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आता है। और पेशवा 1802 में था, और बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1825 ईस्वी में 28 में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किए। क्या किया उसने? सती प्रथा, बालिका शिशु वध को रोकने की पहल की। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर प्रहार कर दिया, परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल ने उसने उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यदि भी ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां पर बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिक जो 1828 से 35 के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है, मतलब इसने अच्छा काम किया था। 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इसमें 1837 के चार्टर एक्ट में। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन के ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दे दी। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत कर दिया। 1789 में की ईस्वी की घोषणा, तो बंगाल को दासों का निर्यात बंद कर दिया गया और 1811 से 1823 में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 के चार्टर एक्ट में दासता के शीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर की कानून बनाने का कहा गया। 1883 में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 में के भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया और आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के मध्य लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ था, जो 1813 से 23 तक था। सुगालू की संधि से समाप्त हुआ। सुगालू की संधि किससे संबंधित है? आंग्ल और नेपाल युद्ध से। सुगालू की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी और 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया और लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 56 तक था, अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उसका अंग्रेज राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश थे सतारा 1848 और जयपुर, संबलपुर 1849, फिर बघात, फिर 1850 में उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में तथा करौली 1855 में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में करौली के व्यापक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाड़े के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। अगला है रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 के आसपास हुआ लॉर्ड कर्जन के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य के अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य सैनिक बोर्ड पर था। अगला ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ और क्या विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री, सौंदे केशव कर्वे और धोंदो केशव कर्वे तथा 1899 पूना में विधवा आश्रम की उन्होंने स्थापना की। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। तो वो कब आई थी? 1858 में इलाहाबाद में दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाने की घोषणा की गई थी। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना और महारानी विक्टोरिया को 1877 में दिल्ली के दरबार में कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। आंग्ल अफगान युद्ध जो था 1839 से 42 के मध्य हुआ। इस युद्ध के दौरान ऑकलैंड गवर्नर कौन था? ऑकलैंड था। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 में
और 1880 के मध्य हुआ। 1843 के एक्ट के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। 1842-44 के दौरान अगस्त 1843 सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चतुराई, पूर्ण निष्क्रियता या कुशल कर्मण्यता मतलब पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी आंग्ल अफगान संबंधों के समय में लॉर्ड एलन बरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक्स के काल तक चलती रही। अगर अगला है प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1869 से 72 के काल में 1872 में आरंभ हुई थी, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। मतलब ये स्टार्ट हुई थी और शुरू हुई थी ठीक तरीके से। और लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। 1876 में लिटन वायसराय बनकर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन लाया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो यह भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम के को मुहबंद करने वाला अधिनियम कहा गया। आर्सकरी पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और संगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। श्री एस.एन. बनर्जी ने आकाश से वज्रपात कहा। अगला है लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाले फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने से रोका गया। बताइए 7 वर्ष से कम उम्र के मतलब ऐसा था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी फैक्ट्रियों में काम करते थे। तो 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों को कार्य अवधि 9 घंटे तथा इन्हें महीने में 4 दिन छुट्टी। बताइए 7 से 12 तक बच्चे हैं, अब तो बाल मजदूरी के अंतर्गत आ जाएगा ये। दूसरी फैक्ट्री अधिनियम 1891 में आया, मतलब इसके 10 साल बाद आया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई, मतलब पहले छुट्टी भी नहीं होती थी, फिर साप्ताहिक छुट्टी आया। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन की वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। चार्ल्स मेडकॉक के प्रेस से प्रतिबंधित हटाया, इससे इसलिए उन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1884 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातत्वविद सर्वेक्षण नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने अपने पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया और 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया। गोपाल कृष्ण गोखले कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की तथा नवंबर 1905 में कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड मिंटो को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को लॉर्ड मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई और वायसराय लॉर्ड हर्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और वायसराय लॉर्ड हर्डिंग ने 1911 में 4 पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली का दरबार के नाम से जाना जाता है। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, क्वेश्चन करते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो भारत के ये जो है गलत है। तो विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही थे। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे बंगाल के नहीं थे। वारेन हेस्टिंग 1774 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे तो यल हेस्टिंग थे। कौन? वारेन हेस्टिंग। भारत के प्रथम गवर्नर, अच्छा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो वो था क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। विलियम बेंटिक था, कहाँ से आ गया, विलियम बेंटिक इसमें दिया ही नहीं है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? विलियम बेंटिक। इसमें भी नहीं, कैसे ऑप्शन दे देते हैं। निम्नलिखित बीपीएससी वाले हैं। निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनना। तो इसमें जो सही है कौन सा सही है? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो ऑप्शन कोई ऐसा है ही नहीं। तो 1764 क्लाइव का हुआ था 1765 में।
और इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी और वारेन हेस्टिंग का बंगाल गवर्नर 1772 में बना था। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना का कार्बनाइजेशन किया है, गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक और सैनिक सुधारकों का श्रेय क्लाइव को जाता है, ये भी गलत है। विलियम बेंटिंक सबसे सॉरी ये सही है, ये भी सही है भाई। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया, ये गलत है, क्योंकि उसने तो डिवाइस किया था। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। डलहौजी की द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य का समृद्ध क्षेत्र अ, जोड़ा। ठीक है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था लॉर्ड क्लाइव 1757 के प्लासी युद्ध में। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था चाचा चेत सिंह ने। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। और अगला है रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो वह है वारेन हेस्टिंग से। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? वह था वारेन हेस्टिंग। और बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो वह लागू की गई रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा चलाया गया। और निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो चलाया गया वारेन हेस्टिंग द्वारा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो वह की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रथम विबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो वह थी कॉर्नवालिस। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किसे कहा गया? तो वो कहा गया कॉर्नवालिस के शासन काल में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा गया था? तो वह कहा गया था दरोगा को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो वह है गाजीपुर में। और लॉर्ड वेलेजी द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो वह है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन। और अगला क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो वो पेशवा बाजीराव सेकंड था। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य किए हुए थे? तो वह हुए थे अंग्रेजों तथा बाजीराव सेकंड के मध्य। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था तो वह था अवध का नवाब। तो सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं नहीं की थी किसने? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीति में परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। और इसको स्वीकार करने वाले हैदराबाद थे। हैदराबाद के मैसूर भी था और तंजौर भी था और जोधपुर था। अवध था, पेशवा था, बरार था, सिंधिया था, इंदौर के होलकर थे, जोधपुर था, जयपुर, तो सारे ही तो थे, तो इसमें से कौन सा नहीं? ये ऑप्शन है ही नहीं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले भारत का प्रथम देसी शासक कौन था? तो वह था हैदराबाद के निजाम। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। तो कौन सा है? तो हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया सब हैं, तो ऑप्शन ए सही है। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने शासन में सहायता संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो वो लॉर्ड वेलेस्ली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्य में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना। निम्नलिखित युग्मों पर सही कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और सहायक संधि हुई थी 1863 में। तो भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठ स्थापित करने तथा फ्रांसीसी के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली 1798 आरंभ किया गया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य में हैदराबाद 1798 में था और बक्सर का 1764 में था और ईस्ट इंडिया कंपनी का 1837 में था और तथा ब्रिटिश नागरिक तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 में सुमेलित है। तो इस तरह से बी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो नीचे दिए गवर्नर जनरल में से किसे एक भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो वह थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वह है लॉर्ड हेस्टिंग। सुगौली की संधि हुई थी, यह हुई थी 1815 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल का युद्ध और लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, चौथा वाला लॉर्ड हेस्टिंग वाला। तो जो चौथा था तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में
विकल्प डी वाला सही सम्मिलित नहीं है, तो उसमें कौन सा था? लॉर्ड हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित किससे है? तो लॉर्ड हेस्टिंग से है। और सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? तो वह रहे हैं 1820 से 27 तक। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। और निम्नलिखित अभी बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो वह क्लॉड कॉर्नवालिस। अगला है ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? तो वह था कैप्टन स्लीमैन। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वह हुआ था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। और सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो वो किया था विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो वो की गई थी 1829 में। निम्न में से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो वो 1879 में, 89 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? तो वो हुआ था कुप्रशासन के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो हुआ था 1850 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में लगाइए। सतारा, झांसी, बघात, उदयपुर। तो ऊपरी में से ये जो है मतलब पहला है सतारा, फिर है बघात है, फिर है उदयपुर, फिर झांसी लास्ट में। तो इस तरह से सी। अधोलिखित युग में से कौन सा सुमेलित है? 1849 में सतारा का विलय। और ये गलत है। तो यहाँ पर सतारा का विजय कब हुआ था? सतारा का विजय यहाँ पर है ना, सतारा 1848 में हुआ था। तो ये 1848 में हुआ था। मतलब ऐसे मिलान कर दे रही हूँ, समझ जाओ। और उसके बाद जो था पंजाब का विलय कब हुआ था? तो यहाँ पर ये भी गलत है। तो और 1856 में, 1856 में क्या अवध का विलय हुआ था? तो ये भी गलत है। अवध का विलय इसमें भी नहीं हुआ था। अवध का 1856 में हुआ था। सही तो है? हाँ सही है, 1856 का सही है। 1855 में झांसी का विलय नहीं हुआ था। झांसी का विलय जो हुआ था ये हुआ था 1854 में, 1 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है। तो ठीक है। और ठीक है, अब अगला करते हैं। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एक क्रियान्वित की? तो वह लॉर्ड डलहौजी ने। और ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? तो वह था अवध का शासक। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, सतारा। तो ये जो है 3-2-1, पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी, फिर एक सही है। लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? तो वो हुआ था सतारा। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो वह था लॉर्ड डलहौजी का नाम जेम्स एंड्रयूज रैमजे था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड एलन बरो के समय में। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? तो 1843 में किया था। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य है सिक्किम। इसके राजा पर यह दोष लगाया गया था कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया और लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला दिया गया। निम्नलिखित में कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो वह था जेम्स आउटरम। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में, 1853 में। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो वह था बम्बई से थाने के बीच में। भारत में पहली बार रेल लाइन कब बिछाई गई? 1853 में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो वह थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य के क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ? लॉर्ड डफरिन के समय में। डफरिन 1885 में आया था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था? तो वो उसमें लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में 21 मार्च 1862 के समय जो थे 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित किया। इस
अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम के लिए नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और ये विवाह से उत्पन्न बालक को वैध घोषित किया गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया किसने? लॉर्ड कैनिंग ने, इलाहाबाद में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था किसने? 1858 को सामग्री की घोषणा ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब? तो 1877 में रॉयल टाइटल एक्ट उनको दिया गया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो वो किया था लॉर्ड एलन बरो ने। 1843 में एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को उन्मूलित किया था, जिसका कार्यकाल 1842-44 तक था। निम्न युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता और लॉर्ड डलहौजी सहायक नीति और लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो इसमें कौन सा सुमेलित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1893 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली तथा व्यापक सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में किया। निम्नलिखित में किस सुमेलित से नहीं है? कौन सा? तो कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है, वेलेस्ली सहायक संधि सही है, लॉर्ड डलहौजी व्यापक सही है, कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता ये गलत है। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये सही नहीं है क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या था? तो ठीक है, यहाँ पर दिया है एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ लीजिए। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो वह 1818 को। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो वह लॉर्ड चेमेटफॉक, चार्ल्स मेटफॉक। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि ये भी सही, सर जॉन शोर ने आंग्ल नेपाल युद्ध ये गलत है क्योंकि सर जॉन शोर क्या था? ब्रिटिश सेना काठमांडू तक पहुंची और कुमाऊं, और यहाँ पर देख लेते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ। 1814 में पहला युद्ध लड़ा गया लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 में दूसरा लड़ा गया, कुमाऊं में अल्मोड़ा ने जीत लिया तथा मेजर जनरल ऑक्टन लोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मालाव का किला समर्पित कर दिया और ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील दूर तक जा पहुंची और 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई थी। किसके? तो यहाँ पर देख रहे हैं आप आंग्ल नेपाल युद्ध किसका हुआ था और ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं, सुमेलित है? तो यह सुमेलित है लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, बाकी सब सुमेलित नहीं है। तो एलन बरो जो था सिंध अंग्रेज राज्य में अगस्त 1843 में विलय हुआ था और लॉर्ड डलहौजी के शासन के आरोप में 1856 में अवध का विलीनीकरण हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और अतः विकल्प सी सही है। यहाँ पर है, ये भी कौन सा सही नहीं है देखना है। तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण और लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक चार्टर एक्ट 1833 को पारित करना और लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रारंभ होना। तो ये गलत है क्योंकि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के मध्य हुआ था और इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे तथा लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय आंग्ल अफगान द्वितीय हुआ था, ना कि फर्स्ट हुआ था। निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो वह जुड़ा है जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की गणना करवाई थी? तो वह लॉर्ड मेयो था। और किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण करते हुए हो गया था, कर दिया गया था एक दंडित अपराधी द्वारा? तो वो हुआ था लॉर्ड मेयो की। कि तो लॉर्ड मेयो 1869 से 72 की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रनीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, कौन था? लिटन था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति के वायसराय ने अपनाई थी, कौन से? तो लॉर्ड लिटन ने।
कौन सा भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? तो वह था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन जो था 1899 से 1905, मतलब 7 साल था, और 1884 से 88 तक लॉर्ड डफरिन था। और लॉर्ड हार्डिंग जो था 1910 से 1916 6 वर्ष तक था, और लॉर्ड मेयो जो था 69 से 72 3 साल था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई। किसके कौन था तब? लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो वो किया था लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट विल विवाद किस संबंधित है? तो इल्बर्ट विल विवाद जो है यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना था। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की अवधि के घंटों को सीमित करने पर स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने की प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो लॉर्ड रिपन के टाइम में 1881 का फैक्ट्री एक्ट लाया गया, जिसमें बच्चों को 7 साल, मतलब 7 साल से 9 साल से नीचे तक के बच्चों को, 7 साल से नीचे के बच्चों को जो थे काम करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। फैक्ट्री एक्ट 1881 के औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। ये गलत है। एम एनएएम लोखंडी ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे, तो ये सही है। तो प्रथम कारखाना अधिनियम परंतु क्यों लाया गया था अधिनियम? अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा संबंधी प्रावधान बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो माना जाता है लॉर्ड रिपन को। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय स्वशासन लॉर्ड रिटन नहीं था, लॉर्ड कौन सा? रिपन था। बाकी सहायक संधि लॉर्ड वेलेजरी, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये मिलान करना है क्लाइव क्लाइव का, और ठीक है, तो ठीक है। क्लाइव क्या किया था? बंगाल में दोहरा शासन आया था। बेंटिंग के समय में क्या हुआ था? बेंटिंग के समय में हुआ था बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा, और लॉर्ड चार्ल्स मेटहॉक के टाइम में क्या हुआ था? ये हुआ था प्रेस सत्ता पर प्रतिबंध हटाया गया था, और कर्जन में बंग विभाजन हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है। ये भी मिलान करना है। डलहौजी डलहौजी के टाइम में क्या हुआ था? तो व्यापक सिद्धांत आया था। विलियम बेंटिंग ने क्या किया था? विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड रिपन जो था उसने स्वायत्त शासन लाया था, और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करवाया था, कर्जन विभाजन। तो ये ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड वेलेजरी स्थायी बंदोबस्त। तो ये है लॉर्ड एलन बरो सिंध का विलय। एलन बरो ने 1893 में सिंध का विलय किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो वह हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी कब? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। निम्नलिखित में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी? तो वह की गई थी गवर्नर जनरल मेयो के टाइम पे। इसमें ऑप्शन में नहीं है। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो वो था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना में औरंगजेब से किसने की थी? तो वो की थी जी के गोखले ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो वो की थी लॉर्ड कर्जन ने। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। तो ये देख लेते हैं। तो सीरियल वाइज है कर्जन, फिर चेम्सफोर्ड, फिर हार्डिंग, फिर इरविन। तो यहाँ पर दिया कर्जन कब था? 1899 से 1905 में था। और लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16 में था। और जेम्स जो 16 से 21 में था। और इरविन जो था 26 से 21 तक था। लॉर्ड ये देखा देखा जाए तो असैनिक प्रशासन का 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। वोट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके टाइम में? तो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के टाइम में। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने, जब डिवीजन किया था। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों के जीतने या उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो वो लॉर्ड मिंटो ने किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो वह था लॉर्ड रीडिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एनालॉजी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये गलत है।
क्योंकि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाज पत्र लॉर्ड लिटन के समय हुआ था ना कि कर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो ये भी देख लेते हैं। ठगी का दमन, विलियम बेंटिंक, एल्बर्ट विल, रिपन, रिंग फेंस की नीति, वारेन हेस्टिंग और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये कौन सा लिटन था? निम्नलिखित ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो वो लॉर्ड हार्डिंग के काल में। अब सही जोड़े मिलान करने हैं तो इसमें देख लेते हैं। तो चूक का सिद्धांत हड़प नीति किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था डलहौजी ने। और बंगाल का विभाजन कर्जन के टाइम में, बंगाल पर दोहरा शासन ये क्लाइव ने किया था। और सामाजिक सुधार किससे? बेंटिक संबंधित। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब ये देखिए, सूची एक को सूची दो से मिलान करना थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ पे मिलान गवर्नर जनरल 1837 के अधीन चलो यहाँ से करते हैं। बंगाल फोर्ट विलियम प्रेसिडेंस के गवर्नर जनरल रेगुलेटन 1873 के अधीन कौन था? तो इसमें जो कौन था तो वो था चार्ल्स कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का दूसरा अर्थ और पहला मार्किस्ट जिसे कहा जाता है। और दूसरा है भारत गवर्नर जनरल अधीन भारत का। तो इसको मिलान कर लीजिए, इसको मिलान करना थोड़ा दिक्कत होगा तो यहाँ पर है मिलान करवा दीजिए क्योंकि वो ऐसे दिया है ये तो यहाँ पर मिलान करवाते हैं हम। सब मिलान वाले क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। संभलपुर जो है वो 1849 में विलय हुआ था। और सतारा का विलय कब हुआ था? सतारा का विलय 1848 में हुआ था। अवध का विलय जो हुआ था 1856 में हुआ था। झांसी का विलय 1854 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और बर्मा का विलय। तो सबसे पहले किसका हुआ था? तो पहले सिक्किम का विलय हुआ था, फिर पंजाब का विलय हुआ था, फिर हुआ था बर्मा का विलय, फिर झांसी का विलय। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो सिक्किम का विलय 1817 में, पंजाब का विलय 1849 में और झांसी का विलय 1854 में और बर्मा का विलय 1886 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो हुआ कब? तो 1857 के अंग्रेजों की सहायता करने के वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास मात्र पात्र बनाने हेतु उन्हें उपाधियां, खिलत और भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर, मुस्लिम एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। तो ठीक है, ये लेसन यहीं पर खत्म होता है। अगले लेसन पे हम करेंगे ब्रिटिश शासन पर भारतीय तथा अर्थव्यवस्था का प्रभाव। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।